Good morning students and my dear friends. Today is 6th of October 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज लर्निंग इज द ओनली थिंग द माइंड नेवर एग्जॉस्ट, नेवर फियर एंड नेवर रिग्रेट। आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 10 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। पीई फॉर्म्स नॉर्थ वेस्ट GAI ओयो स्टेक। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जनरल अटलांटिक और नॉर्थ वेस्ट वेंचर आर इन टॉक विद इन्वेस्टर्स इन ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड। तो 2 PE फर्म्स यानी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स GA और नॉर्थ वेस्ट वेंचर दे आर इन टॉक विद द इन्वेस्टर्स ऑफ ओरावेल। किस लिए डिस्कशन चल रहा है? जस्ट टू पिकअप द स्टेक इन होटल ऑपरेटर, यानी ओयो में स्टेक खरीदने के लिए उसकी पेरेंट फर्म ओरावेल स्टेज के साथ में डिस्कशन चल रहा है। ओरावेल ऑपरेट्स अ हॉस्पिटैलिटी टेक फर्म दैट इज ओयो होटल एंड होम्स और इसी पर्टिकुलर टेक फर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए ये 2 PE फर्म्स जो हैं वो नेगोशिएट कर रही हैं। अब अगर बात करें कि इनके कौन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं जिनसे बात चल रही है, तो एक तो इसके फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल, वो एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर है, टॉप इन्वेस्टर है। इसके अलावा पीक XV पार्टनर जो कि पहले SC इंडिया के नाम से जानी जाती थी, इसके अलावा लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर और सॉफ्ट बैंक, ये 4 टॉप इन्वेस्टर हैं ओयो में। तो इन्हीं के साथ डिस्कशन चल रहा है इन 2 PE फर्म्स का। एंड सम अर्ली इन्वेस्टर्स आर बीइंग अप्रोच्ड टू ऑफर देयर स्टेक। द इनकमिंग इन्वेस्टर्स आर सीकिंग अ लार्ज सेकेंडरी ऑप्शन, नॉट एन स्मॉल डील बट लार्ज सेकेंडरी ऑप्शन। और अगर लार्ज सेकेंडरी ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, लार्ज पोर्शन अवेलेबल हो जाता है इन 2 PE फर्म्स को, तो डेफिनेटली दिस डील इज गोइंग टू बी अ बिग डील एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। और इसके लिए एवेंडस कैपिटल जो है वो एडवाइजरी का काम कर रही है, ओयो को एडवाइस कर रही है इस ट्रांजेक्शन के लिए। हालांकि दोनों ही कंपनीज के साइड से अभी कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओयो, कितना इन्वेस्टमेंट है और किस किस बैंक से। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सॉफ्ट बैंक का है, फॉलोड बाई RA हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग, देन मिस्टर रितेश अग्रवाल जो कि फाउंडर है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी इन्वेस्टर्स हैं। लेट अस सी कि GE और नॉर्थ वेस्ट को एक सिग्निफिकेंट डील का प्रपोजल मिलता है या नहीं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। पॉलिसी स्टेबिलिटी नीडेड फॉर इंडियाज एसेट सीताराम। तो एक कॉलेज के इनॉग्रल या एनुअल डे के फंक्शन में या एनुअल डे के इवेंट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को लेकर के अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उनके अकॉर्डिंग इस समय इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया ही चाहता है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, जो कि इंडिया का एक एम्बिशियस टारगेट है। सो एट द टाइम ऑफ जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज when economies are facing the recessionary situations, it is very important for the India to have the political stability and policy consistency, जिससे कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो चैनलाइज हो सके और एक डायरेक्शन में रिसोर्स को मोबिलाइज किया जा सके। अदरवाइज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी में ब्रेक some misalignment between the resource allocation and the thirst area। और अगर इंडिया की करंट पोजीशन की बात करें तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एज ऑफ नाउ आफ्टर US, चाइना, जापान एंड जर्मनी। और जो टारगेट है इंडिया का वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में अगर पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉप देखने को मिलता है या कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है तो डेफिनेटली वो कोई मेजर डिसीजन मेकिंग या स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग वो गवर्नमेंट नहीं ले पाएगी। जैसा कि हमने अपनी हिस्ट्री में हम लोग ने अपनी हिस्ट्री में कई बार देखा है कि जब कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है तो वो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़े डिसीजन नहीं ले पाती बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द सपोर्टिंग पार्टीज। तो इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने, फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, सो दैट इंडिया कैन बी द लीडर, इंडिया कैन अचीव दिस टैग ऑफ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
इसके अलावा फूड सप्लाई को लेकर के, फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर के, सब्सिडी को लेकर के भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं उस पर्टिकुलर इवेंट में उन्होंने प्रेजेंट किए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोग्रेस ऑन जीएसटी काउंसिल मीट एजेंडा। जैसा कि हमने कल के न्यूज़ में डिस्कस भी किया था कि अपकमिंग सैटरडे यानी कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो शेड्यूल है, और इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने, जिसमें मिलेट मिक्स को लेकर के भी डिस्कशन होगा। अगर आपने कल की न्यूज़ नहीं सुनी है तो आप उसको जाकर के सुन सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो एंटी प्रॉफिटरिंग बॉडी जो कि जीएसटी के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसकी प्रोग्रेस को भी, उस मैटर को भी रिव्यू कर सकती है इस अपकमिंग मीटिंग में। तो सीसीआई की यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको अप्रेज कर सकती है, मींस इवैल्यूएट कर सकती है जीएसटी काउंसिल जो अप्रैल से जून क्वार्टर यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो Q1 में सबमिट करी गई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दैट नॉट इवन अ सिंगल केस हैज़ बीन रिजॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, परफॉर्मेंस रिपोर्ट को जो सीसीआई की, इसको भी रिव्यू किया जा सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिस विल बी द फर्स्ट परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग केसेस, जब से ये एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने इस बॉडी को टेक ओवर किया। तो दिसंबर 1 2022 के बाद से ये पहला परफॉर्मेंस रिव्यू, क्योंकि रिसेंटली टेक ओवर के बाद सीसीआई ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करी और उस रिपोर्ट में सीसीआई ने बोला है कि अभी तक फिलहाल के लिए एक भी केस रिजॉल्व नहीं हुआ है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर पीरियड। और इसी वजह से जो पीपल अवेयर है इस मैटर में, उनका सीक्रेसी के बेसिस पे कहना कि प्रोबेबली जीएसटी काउंसिल इस बार एंटी प्रॉफिटरिंग जो एजेंडा है उस, या एंटी प्रॉफिटरिंग जो बॉडी है उसको रिव्यू कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस रिपोर्ट, CCI has received the 27 complaints during Q1, which it took up 12 cases related to profiteering and provide necessary directions। लेकिन इसके बावजूद भी एंटी प्रॉफिटरिंग बॉडी ने किसी भी तरह के एक्शन नहीं लिए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है इस पर स्ट्रिक्ट रिवीजन या रिव्यू हो सकता है इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। सो दिस इज द रिव्यू दैट इज ऑल अबाउट पेंडिंग केसेस। सीसीआई ने 27 फ्रेश कंप्लेंट्स जो थी वो रिसीव करी थी, जिसमें से 12 जो थी वो एंटी प्रॉफिटरिंग केस से रिलेटेड थी, और अप्रॉक्सीमेटली 176 केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं पिछले क्वार्टर से, पॉसिबली ट्रांसफर्ड फ्रॉम नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। 6 केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, इवन दो नॉट अ सिंगल ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड इन Q1 बाय दिस NAA दैट इज एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो हमें पॉलिसी पैरालिसिस का केस या डिसीजन पैरालिसिस का केस देखने को मिल रहा है, जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्टेटस को, यानी जो कोरम है सीसीआई का वो मेंटेन नहीं है। कोरम नहीं है तो सीसीआई कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती। फ्रॉम December 1 सीसीआई वॉज मैंडेट टू लुक इनटू द एंटी प्रॉफिटरिंग इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी, और इससे पहले एक एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। लेटर ऑन वो अथॉरिटी डिसॉल्व हो गई थी, और जो एंटी प्रॉफिटरिंग के जितने भी केसेस थे स्पेशली जीएसटी से रिलेटेड, वो सारे केसेस अब सीसीआई के पर्व्यू में आ रहे थे, और सीसीआई ने अपने Q1 की रिपोर्ट सबमिट करी है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और उसके अकॉर्डिंग सीसीआई ने एक सिंगल ऑर्डर भी पास नहीं किया है। इवन 6 केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो चुका है इसके बावजूद भी। लेट अस सी कि आगे क्या होता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, सेंटेड टू होल्ड पीएलआई पे आउट्स मिड ईयर रिव्यू नेक्स्ट वीक। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम DPIIT के नाम से जानते हैं, इज प्रिपेयरिंग फॉर मिड ईयर रिव्यू। मिड ईयर रिव्यू ऑफ होम, मिड ईयर रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोग्राम दैट इज PLI स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मिड ईयर रिव्यू करने जा रही है DPIIT, और उसके लिए सारी प्रिपरेशन की जा रही हैं। रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज जो 14 PLI स्कीम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने डिस्कस भी किया कई बार कि पहले इनिशियली PLI स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के लिए आई थी, लेटर ऑन उसको डिफरेंट सेगमेंट में, फार्मास्यूटिकल में, टेक्सटाइल में, सोलर मॉड्यूल्स में, फैब्रिकेशन में एक्सटेंड किया गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 14 सेक्टर्स में ये स्कीम जो है वो प्रोपोगेट करी गई है या इम्प्लीमेंट करी गई है। तो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, रूरल मिनिस्ट्रीज़ हैं, अपने अपने सेक्टर की, उनको
ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और उनसे जितनी भी डिटेल है वो मांगी गई है बाय द नेक्स्ट वीक। से सारी आप PLI से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी स्टडी उन्होंने करी है, जो भी डिस्बर्समेंट किया है, जो डिस्बर्समेंट नहीं हुआ है, कितना अनयूटिलाइज पड़ा रहा है, जितने कितने एप्लीकेशन आए, सारी डिटेल जो है वो मिनिस्ट्री से मांगी गई। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिस मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट विल टेक प्लेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ स्लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर PLI स्कीम। क्योंकि ऐसा कई सारे सेक्टर में देखा भी गया, कल की न्यूज़ में भी हमने कवर किया था कि एक्सपर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट ने चाहती है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में हमें PLI स्कीम में प्रोग्रेस देखने को मिली है, मोबाइल डिवाइस मेकिंग में प्रोग्रेस देखने को मिली है, उस तरह से अगर अदर सेगमेंट में भी PLI का इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो तो गवर्नमेंट को PLI स्कीम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसी कंटेक्स में ये मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट को कई बार एलिगेशन भी फेस करना पड़ा है कि जो PLI स्कीम थी उसमें जो प्रोग्रेस एंटिसिपेट करी गई थी, जितना इन्वेस्टमेंट एंटिसिपेट किया था गवर्नमेंट ने कि PLI से इतना इन्वेस्टमेंट आएगा और एक्सपोर्ट इतना इंप्रूव, फिलहाल वो प्रोग्रेस PLI के थ्रू देखने को नहीं मिल रही है। सो दिस रिव्यू अज्यूम द वेरी इंपॉर्टेंट place at this time, and assessment will give government a very realistic picture that how incentives are being paid during the first 6 months of the current financial year और किस तरीके से आगे पे किए जाएंगे और उनका क्या एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड बेनिफिट्स उसके क्या क्या रहे। सो दिस इज PLI एट ग्लांस। अप्रॉक्सीमेटली 2,874 करोड़ इंसेंटिव पे आउट रिसीव हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में, 13,000 करोड़ इनिशिएटेड एस्टिमेट पे आउट इन फाइनेंशियल ईयर 24 और 11,000 करोड़ करंट एस्टिमेटेड पे आउट इन फाइनेंशियल ईयर 24। हालांकि ये सिर्फ एस्टिमेशन है, अब जब रिव्यू होगा तो मे बी डिटेल रिपोर्ट पब्लिश होगी, तब हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। WTO has 2023 ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट टू 0.8%। तो वर्ल्ड बैंक ने थर्सडे को जो ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन है, यानी जो ग्लोबल GDP है, जो वर्ल्ड GDP है, उसका जो प्रोजेक्शन है उसको स्लैश डाउन कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हाफ इट्स ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर वर्ल्ड मर्केंटाइज ट्रेड वॉल्यूम, यानी जो गुड्स का ट्रेड है उस ट्रेड वॉल्यूम जो कि एंटिसिपेट किया था वर्ल्ड बैंक ने इनिशियल इस फाइनेंशियल ईयर के इनिशियल मंथ में कि इस पर्टिकुलर ईयर में, इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में कितना जो ट्रेड होगा स्पेशली गुड्स से रिलेटेड, तो उस ट्रेड का जो प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन को अब हाफ कर दिया है। सो नाउ WTO इज एंटिसिपेटिंग 0.8% ग्रोथ कंपेयर टू 1.7% फोरकास्ट इन अप्रैल। तो अप्रैल में यही फोरकास्ट 1.7% था, जिसको अभी कल WTO ने रिड्यूस करके 0.8% कर दिया है। और इसका रीज़न क्या साइट किया है? रीज़न वही है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रही है, जो रिसेशनरी सिचुएशंस देखने को मिल रही है, उसकी वजह से गुड्स के ट्रेड में जो है वो हमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा और ये स्लो डाउन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सो ग्लूमी फोरकास्ट डज नॉट ऑगर वेल विद द इंडियन एक्सपोर्ट। और सीधे सीधे हमें इंडियन एक्सपोर्ट में भी इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 7 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से अगर हम अगस्त तक का डेटा देखें तो वैल्यू के टर्म में इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। तो जो WTO ने जो प्रोजेक्शन किया है, अगर उस प्रोजेक्शन को हम रियल डेटा से मैच करें तो इकोनॉमीज में हमें गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। इंडिया में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। हाउएवर वर्ल्ड ट्रेड बॉडी मार्जिनली इंक्रीज इट्स फोरकास्ट फॉर गुड ट्रेड्स फॉर 2024, यानी जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर है। यहाँ पर हम कैलेंडर WTO जो भी फोरकास्ट कर रहा है कैलेंडर ईयर के बेसिस पर कर रहा है, ना कि फाइनेंशियल ईयर, जो इंडियन फाइनेंशियल ईयर है उसके बेसिस पर नहीं, कैलेंडर ईयर में। तो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 2024 के लिए WTO का मानना है कि मार्जिनली इंक्रीज होगा। पहले क्या प्रोजेक्शन था 3.2% का एस्टिमेट किया था अर्लियर, यानी अप्रैल में WTO ने फॉर 2024। अब उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके 3.3% कर दिया है WTO ने। सो द ट्रेड स्लो डाउन अपीयर्स टू बी ब्रॉड बेस्ड। और ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही कंट्रीज में भी इम्पैक्ट देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज विल बी इम्पैक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर डिक्लाइन इन ट्रेड ऑफ गुड्स, और लगभग सभी कंट्रीज में ये हमें सिचुएशन या सिनेरियो विजिबल होगा। स्पेशली कुछ अगर कैटेगरीज की बात करें तो आयरन, स्टील, ऑफिस, टेलीकॉम इक्विपमेंट, टेक्सटाइल और क्लोथिंग सेगमेंट में ये डिक्लाइन सिग्निफिकेंट होगा एज पर द WTO रिपोर्ट बाई एनुअल ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिलीज बाई WTO।
हम देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड. मार्केट रिकवर एज क्रूड प्राइस plunge. The domestic Indian share rebounded from their 1 month low. कल की न्यूज़ में हमने कवर किया था कि 1 month लोवेस्ट पे पहुंच गए हैं इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है, और रीज़न क्यों था वो भी डिस्कस था कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, यूएस बॉन्ड जो बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज़ कर रही है. हालांकि अभी रिसेंटली हमें कुछ गेन देखने को मिला है निफ्टी में और सेंसेक्स में. अप्रॉक्सीमेटली 0.6% का थोड़ा सा गेन देखने को मिला है दोनों ही इंडाइसेस में आफ्टर फॉलिंग 1% इन लास्ट 2 days. रीजन बिहाइंड sharp drop in crude oil prices that helps the investors to mitigate the fear and invest into emerging economies. तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो शार्पली डिक्लाइन किए हैं, जिसकी वजह से ये निफ्टी और सेंसेक्स में हमें ये थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है. इसके अलावा retreat in US bond yield also help to improve the risk appetite among the institutional investors. तो टॉप 5 सेंसेक्स गेनर्स की बात करें तो एल&टी, हिंदुस्तान, टाइटन, नेस्ले और इन्फोसिस वर द टॉप 5 सेंसेक्स गेनर, जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1.9 से 2.5% का एप्रिसिएशन उनके स्टॉक में रजिस्टर हुआ. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. एयर फेयर्स टू राइज एज इंडिगो ब्रिंग बैक फ्यूल चार्ज. तो पिछले लास्ट 3 महीनों से अगर हम देखें तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसको हम ATF के नाम से भी जानते हैं, उसके प्राइजेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहे हैं. और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो एयर फेयर है कंट्री के इंपॉर्टेंट एयरलाइंस है, स्पेशली इंडिगो का, वो इंक्रीज होने वाला है बिकॉज इंडिगो ऑन थर्सडे इंट्रोड्यूसिंग अ फ्यूल चार्जेस अप टू 1000 बेस्ड ऑन फ्लाइट डिस्टेंस. और इसके अलावा फेस्टिव सीजन भी है. अक्टूबर से लेकर के हमें दिसंबर तक काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल और पैसेंजर ट्रैफिक एविएशन सेक्टर में देखने को मिलेगा. और फ्यूल चार्जेस अगर इस समय इंक्लूड किए तो डेफिनेटली जो कंपनीज़ हैं, स्पेशली जो एविएशन कंपनीज, उनको अपना प्रॉफिट रिकवर करने में और अपना जो लॉस है रिकवर करने में हेल्प मिलेगी. तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 तक का जो फ्लाइट चार्ज है वो इंक्रीज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइट डिस्टेंस. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कॉमर्स सेक्रेटरी टीम इन लंदन टू पुश डील. तो ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया एंड यूके आर वर्किंग ओवर टाइम. किस लिए ओवर टाइम काम कर रहे हैं दोनों साइड्स के ऑफिशियल? जो FTA के जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, लेबर माइग्रेशन को लेकर के, विस्की को लेकर के, उन सारे जो कंटेंशियस इश्यूज पर रेजोल्यूशन बनाने के लिए, कंसेंसस बनाने के लिए दोनों ही साइड के जो ऑफिसर्स हैं दे आर वर्किंग ओवर टाइम, जिससे कि जल्द से जल्द जो प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों ही कंट्रीज के बीच में उसको पुश किया जा सके. एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये FTA डील फाइनलाइज करी जा सके, जो कि टारगेट रखा गया. हालांकि पिछले कई टाइम से टारगेट ब्रीच हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट इस बार नहीं चाह रही कि जनरल इलेक्शन से पहले ये टारगेट ब्रीच हो. और इस बार गवर्नमेंट चाह रही है कि एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर, इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के एंड तक, दिसंबर तक ये FTA डील फाइनलाइज हो जाए. और इसके लिए दोनों ही साइड के जो सेक्रेटरीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, दे आर नेगोशिएटिंग विद ईच अदर. They are working overtime and trying to resolve the contentious issues. Otherwise जो ऐसे issues हैं, बहुत सारे issues हैं, major issues हैं, उन पर consensus बन गई. There are certain issues related to export import, especially whiskey, labor migration, visa related जो issues हैं, उन पर consensus नहीं बन पा रही. Let us see कि एक्चुअली गवर्नमेंट इस डील को कितना पुश कर पाती है. क्या ये डील बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फाइनलाइज होती है या नहीं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. लेसर सीक्स डी रजिस्ट्रेशन ऑफ गो फर्स्ट एयरक्राफ्ट आफ्टर MCA मूव. तो गो फर्स्ट के जो लेसर्स हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट करी है कि इस एयरलाइन का डी रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि रिसेंटली MCA ने जो IBC को लेकर के जो एग्जम्पशन दिए हैं एविएशन, इंजन और एयर फ्रेम सेक्टर को, उसके बाद से जो लेसर्स हैं उनके लिए अब थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, उनके फेवर का एनवायरनमेंट है. और इसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को टैप करते हुए जो गो फर्स्ट के लेसर्स हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करी है कि जो एयरक्राफ्ट है, जो गो फर्स्ट एयरक्राफ्ट से एविएशन है, उसको डी रजिस्टर कर देना चाहिए. और अगर आपने कल की न्यूज़ नहीं सुनी तो कल हमने ये IBC रिलेटेड न्यूज़ कल की एनालिसिस में कवर करी थी, आप इसको डिटेल में जाकर के देख सकते हैं. तो लेसर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्या बोला है? DGCA प्राइमरीली ड्यूटी टू ईदर रीअफर्म देयर स्टैंड और टू चेंज इट्स बिकॉज इट इज़ देयर डिसीजन
तो resolution professional council asked time for the court to examine the notification and consult with the committee of creditors. हालांकि जो lessors हैं they are demanding for deregistration of this aircraft. Let us see Delhi High Court क्या decision लेती है. अब देख लेते हैं next clip. India opposed environment deliverables at WTO MC13. तो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने डेवलप कंट्रीज़ का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू, उसको स्ट्रॉन्गली अपोज किया है. अब इंडिया ने क्या स्टैंड लिया? हालांकि डेवलप कंट्रीज मिलकर के इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं. हालांकि इसको लेकर के इंडिया का कहना है कि आपने तो डेवलपमेंट कर लिया, आपने इन्वायरमेंट को जितना डिग्रेड करना था उतना डिग्रेड कर दिया है. अब आप इस तरह के एग्रीमेंट साइन करके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं. दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी. और इंडिया ने स्ट्रांगली इस चीज़ को WTO के फोरम में बोला है दैट WTO मेंबर्स शुड नॉट हैजली इम्बार्क एनी रूल मेकिंग कंसर्निंग द इन्वायरमेंटल मैटर्स, क्योंकि डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की सिचुएशन अलग है. इस समय डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट को ऑलरेडी नुकसान पहुंचा दिया. और इवन आज के टाइम में इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो कंडीशन है उसके लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल जो कंट्रीज हैं वो डेवलप कंट्रीज हैं. और जब आपने अपना शेयर डेवलपमेंट का ले लिया है और अब डेवलपिंग कंट्रीज की बात आई तो आप इस तरह के इन्वायरमेंटल डिस्क्रिमिनेटरी इन्वायरमेंटल रिलेटेड नॉर्म्स बनाकर डेवलप कंट्रीज की प्रोग्रेस को रोकना चाह रहे हैं. और इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे इंडिया ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को, that is agreement on environment related issues, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को इंडिया ने रिजेक्ट किया है. सो इंडिया बिलीव WTO मेंबर्स शुड नॉट हैजली इम्बार्क एनी रूल मेकिंग ऑन दिस इकोलॉजिकल कंसर्न. So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.